मेरा नाम केविन है और ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। हमारे परिवार का अलास्का के एक टाउन के बाहर एक बहुत बड़ा फार्म है और हाँ, आज भी हम इस फार्म में ही रहते हैं। मेरे परिवार में 5 लोग थे। मैं, मेरा बड़ा भाई, एक छोटी बहन और मेरे माता पिता। आज से करीब 8 साल पहले एक रात मेरे बड़े भाई की एक दुखद घटना में मौत हो जाती है। मुझे आज भी वो रात याद है। इससे पहले मैं बताऊं आपको ये बात, कुछ हमारे घर के नियम जान लेना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, हमारा बहुत बड़ा फार्म है और यहाँ हम तरह तरह के जानवर पालते हैं और तो और हमारी बहुत बड़ी खेती भी है। तो ये जानवर हम अपने 5 अलग अलग बांस में रखते हैं। कुछ बांस में हमारे सिर्फ गाय और भैंसे हैं, कुछ में सिर्फ मुर्गियां आदि और कुछ में हम सिर्फ घोड़े वगैरह रखते हैं। मेरे पापा का हमेशा से ही एक स्ट्रिक्ट आदेश हुआ करता था कि हम अपने बांध के गेट्स रात को हमेशा बंद रखें और किसी भी हालत में या परिस्थिति में ये गेट्स रात भर खुले रहने नहीं चाहिए। मैंने जब से होश संभाला है ये नियम मैंने सुना है, तो कभी भी इसके पीछे का कारण मैंने जानने की कोशिश नहीं की या फिर ये ऐसा क्यों करना है ये सवाल तक मेरे मन में कभी नहीं आया। ये जैसे हमारे लिए एक बहुत ही नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है। तो इस शाम को मेरा बड़ा भाई, जो कि उस वक्त 17 साल का था, ट्रैक्टर पे कुछ काम कर रहा था और ये उसकी ही जिम्मेदारी थी कि वो बांध का दरवाजा रात को बंद करके घर आए। मेरा बड़ा भाई इस वक्त हाई स्कूल में था और जब वो घर आता तो उसके जिम्मे ये सब काम हुआ करता था। तो उसको जाके लगभग रात के 9 बज गए थे और वो आमतौर से सब कुछ करके 8 बजे तक घर में आ जाता था। पापा ने जब खाने के वक्त तक उसे घर पे नहीं देखा तो वो हमसे बोल के कि हम खाना शुरू कर दे और वो मेरे बड़े भाई को लेने चले गए। पापा बाहर जाते हैं और हमने थोड़ी देर बाद बाहर से एक जोर की चीख सुनी। मैं दौड़ते हुए बाहर गया तो देखा पापा मेरे बड़े भाई को गोद में उठा के घर के तरफ आ रहे हैं। उन्होंने चिल्ला के मुझे कहा कि मैं जल्दी से इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करके उन्हें एम्बुलेंस भेजने बोलूं। मैंने तुरंत घर के अंदर जाके ठीक वैसा ही किया जैसा मेरे पापा ने मुझे बताया और जब मैं बाहर आया तो देखा पापा मेरे भाई के सामने रो रहे हैं। मेरा बड़ा भाई नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था, बिल्कुल खून में सना हुआ और उसके शरीर में एक जरा सी भी हलचल नहीं थी। कहीं ना कहीं मैं ये समझ गया था कि मेरा बड़ा भाई मर चुका है और इसकी पुष्टि एम्बुलेंस में आए हुए डॉक्टर ने कर दी। साथ ही साथ यहाँ पुलिस भी आई थी क्योंकि उसकी मौत रहस्यमय तरीके में जो हुई थी। पुलिस ने कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन की और बाद में इसे एक्सीडेंट का नाम देके इस केस को बंद कर दिया जाता है। दरअसल मेरा भाई जब बांस को बंद कर रहा था रात के लिए, तो वो एक बांध से दूसरे बांध अपने ट्रैक्टर में जाया करता था। एक आखिरी बांध में जब वो गया तो वहां जब वो अपने ट्रैक्टर से उतरता है तो वो उसे न्यूट्रल में ही रख देता है और उसे समझ नहीं आया कब ट्रैक्टर लुढ़कते हुए आया और उसे कुचल देता है। अब मेरे पापा कहीं ना कहीं जानते थे कि मेरा भाई, जो कि रोज ट्रैक्टर चला रहा है पिछले कई सालों से, उसके लिए ऐसी गलती करना लगभग नामुमकिन है। मतलब वो इतना सतर्क और केयरफुल रहता था कि उसे ऐसी गलती होना बहुत मुश्किल था। पर जब पुलिस को कुछ भी सबूत नहीं मिला तो इसे एक एक्सीडेंट का नाम देके इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद पापा ने मुझे ट्रैक्टर चलाने की अनुमति नहीं दी। भले ही मैं उनका हाथ बटाना चाहता था, मगर वो इस घटना से इतना घबरा चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि मुझे कुछ हो जाए। तो अब ये रात को बांस बंद करने का काम मेरे पापा का हो गया। अब जैसे जैसे वो थोड़ा बूढ़े हो गए, उन्होंने मुझे कहा कि अब ये काम मैं कर सकता हूँ।
उन्होंने मुझे बहुत लंबी ट्रेनिंग दी, पहले कई दिनों तक या फिर कह सकते हैं कई हफ्तों तक। मुझे वो हमेशा कहते कि कुछ भी हो जाए ट्रैक्टर में ब्रेक्स लगा के मैं तभी उससे नीचे उतरूं और कभी भी उसे न्यूट्रल में ना रखूं। तो आखिरकार मैंने पापा का ये काम अपने जिम्मे ले ही लिया और अब मैं ये काम रोज करने लगा। एक शाम को जब मैं अपने स्कूल से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि एक बहुत ही अजीब सा जीव मेरे रास्ते को क्रॉस करके चला जाता है। ये जीव कोई हिरन जैसा लग रहा था, मगर 2 पैरों पे चल रहा था। और हिरन वैसे तो बहुत तेज होते हैं, मगर ये बहुत ही ज्यादा तेज लगा मुझे। देखिए, मैं जंगल के आसपास और जानवरों के बीच ही पला बड़ा हूं, तो मुझे जानवरों को देख के एक एहसास हो जाता है कि ये क्या हो सकता है। मगर इस चीज को देख के मैं बिल्कुल हैरान हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या चीज है। बहरहाल मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो की और मैं बाहर देखने लगा कि ये क्या है। मेरे रुकते और शीशे खोलने के पहले ही ये चीज पता नहीं कहां दौड़ के गायब हो जाती है, मगर रह गई एक बदबू, एक बहुत ही गंदी सी बदबू, जैसे कि मैंने कभी भी नहीं सूंघी हो। अब इस बात से मैं थोड़ा परेशान तो हो गया कि पता नहीं हमारे इस इलाके में कौन सा जानवर आ गया है, पर क्योंकि मैं अभी भी अपने घर से काफी दूर ही था तो मुझे पता था कि चिंता की कुछ ज्यादा बात है नहीं। अब उस रात को जब मैं अपने बांस के दरवाजे बंद कर रहा था तो मुझे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें ऐसी थी जैसे कि कोई बात कर रहा हो या फिर खुसफुसा रहा हो। अब इतनी रात को इस इलाके में किसी को भी यहां आना या यहां पे घूमना लगभग नामुमकिन था। सच कहूं तो न ही हमारे यहां ज्यादा मेहमान आते थे और न ही मेरे पिता के ज्यादा दोस्त थे। मेरा बड़ा भाई जब था तब उसके कुछ दोस्त जरूर आते थे बान में, मगर उसके जाने के बाद तो बिल्कुल कोई भी नहीं। अब मैंने पीछे घूम के यहां वहां देखा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मगर फिर मुझे आती है एक बदबू, एक बहुत ही गंदी और भयानक बदबू। और मेरे दिमाग में ये चीज आई कि ये वही बदबू है जो कि मुझे स्कूल से आते वक्त आई थी। जी हां, बिल्कुल वही बदबू। और मैं एकदम सतर्क हो गया। मेरे पास अपने आप को डिफेंड करने या बचाने के लिए कुछ भी नहीं था उस वक्त, और तभी मुझे कुछ लुढ़कने की आवाज आती है। मैंने देखा ट्रैक्टर रोल करते हुए मेरी तरफ आ रहा है और ये कि उस पे वही चीज बैठी हुई है जो कि मुझे स्कूल से आते वक्त दिखाई दी थी। ये तो अच्छा हुआ मैं सतर्क था और मुझे ये बदबू आ जाती है, वरना शायद मैं भी इस ट्रैक्टर के नीचे आ जाता। तभी मुझे गोली चलने की आवाज आती है और मैंने देखा मेरे पापा दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। गोली चलाते ही ये चीज ट्रैक्टर से उतर के तेजी से कहीं भाग जाती है। पापा ने मुझे पूछा क्या मैं ठीक हूं या नहीं। मैंने उन्हें बताया कि स्कूल से आते वक्त मेरे साथ क्या हुआ था, और वो मुझे कहते हैं कि ये बदबू उन्हें उस वक्त भी आई थी जब मेरा बड़ा भाई मारा गया था, और उन्हें शक था कि हो ना हो इसमें कुछ गड़बड़ है। अगले दिन मेरे पिता ने मुझे पूछा कि मैं इस चीज का अच्छे से विवरण दूं। मैंने उन्हें ठीक से बताया कि मैंने क्या देखा है, और इसके बाद वो कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं। मेरे पापा के एक दोस्त है जो कि नेटिव अमेरिकन है, और अब वो हमारे घर आते हैं। उनके साथ एक शोमैन भी थे, और उन दोनों के आने के बाद उन शोमैन ने किसी तरह की पूजा वगैरह की, और वो कहते हैं कि यहाँ पे एक स्किन वॉकर का श्राप है, और ये कि इस स्किन वॉकर ने ही यहाँ पे एक जान भी ली है। ये याद रखे कि तब तक ना मेरे पापा ने और ना ही उनके दोस्त ने इन शोमैन को मेरे बड़े भाई के बारे में कुछ बताया था। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने
क्या देखा था, और मेरा पूरा विवरण देने के बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये एक स्किन वॉकर ही है। अगले कई दिनों तक यहाँ पे पूजा वगैरह करवाई गई और उसके बाद वो कहते हैं कि अब हमें स्किन वॉकर से कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ये पूरी जगह बंधवा दी है। और मैं सच कहूँ तो इसके बाद आज इतने साल बीत चुके हैं, मगर ना मुझे और ना ही मेरे पापा को कभी भी इस चीज का एहसास हुआ है और ना ही ये चीज दिखाई दी है। मगर हाँ, एक बार मुझे ये चीज ठीक उसी जगह दिखाई जरूर दी जहां मुझे पिछले बार स्कूल से आते वक्त ये चीज दिखी थी। मगर अब शायद उस चीज का हमारे फार्म में आने से बंद कर दिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज ऐसे ही रहे। रहा सवाल मेरे बड़े भाई की मौत का, तो ये जानते हुए भी कि उसकी मौत का कारण क्या है, हम पुलिस को ये बात बता नहीं सकते, क्योंकि पुलिस भी चाह के इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। मेरा नाम जेक है और ये हमारे परिवार के साथ हुई एक सच्ची घटना है। हमारा बहुत बड़ा परिवार है जो कि हर बार क्रिसमस के टाइम एकजुट होता है। जब हमारा पूरा परिवार एक साथ आता है तो समझ लो लगभग 120 से ज्यादा ही लोग हो जाते हैं। तो हम लोग हर बार की तरह पिछले साल एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। हम हर बार एक ऐसी जगह ढूंढते हैं रियूनियन के लिए जो कि थोड़ी सस्ती हो और जहां हम पैसे थोड़ा कम लगे। इसका कारण है कि हमारे सभी कजन्स और उनके अंकल एक जैसे परिस्थिति के नहीं है। मेरे कुछ अंकल्स तो बहुत अच्छी काम करते हैं जबकि कुछ थोड़े गरीब है, तो इसीलिए सभी को कोई दिक्कत ना हो तो ऐसी जगह चुनी जाती है जो कि सभी के लिए अफोर्ड की जा सकती हो। इस बार मेरे एक कनाडा के अंकल थे, अंकल टॉम। उनका एक दोस्त है जिसकी एक जंगल के बाहर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, आप कह ले फार्म जैसा है। तो उन्होंने इस बार उनसे बात करके वहां पे रहने की व्यवस्था करवा ली। बात ये तय हुई कि हम सब वहां पे रहेंगे कैंप सेटअप करके, और इससे हमारा रहना बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो जैसे तय हुआ हम सब यहाँ 22 दिसंबर को आते हैं और अब शुरू होता है मस्ती और मजाक का दौर। मेरे फेवरेट कजिन है पीटर, क्योंकि वो ही मेरे उम्र का है और उसके साथ मेरी बहुत अच्छी जमती है। मेरे बाकी के जो कजिन्स हैं वो मुझसे उम्र में या तो बहुत बड़े हैं या छोटे, और इसीलिए मेरा उनके साथ बहुत ज्यादा नहीं जमता है। तो पहली रात को हमारे परिवार का एक ट्रेडिशन है और वो है कहानियां बताना। परिवार के सारे अंकल्स एक एक करके सबको कुछ न कुछ कहानियां सुनाते हैं। अब हर बार की तरह इस बार भी तय हुआ कि कोई भी हॉरर या डरावनी कहानियां नहीं बताएगा, मगर जगह ऐसी थी, खुला आसमान, चारों तरफ जंगल, सर्दी का मौसम, आग चल रही है और सारे बड़े वाइन या विस्की पी रहे हैं। तब आप समझ ही जाओ कि हॉरर का ही चर्चा रहने वाला है। तो एक एक करके सारे अंकल्स ने हॉरर कहानियां बतानी शुरू की। वो अंकल जिसके जान पहचान की ये जगह थी, उन्होंने एक कहानी बताई। उन्होंने बताया कि इस इलाके को श्रापित माना जाता है। वो कहते हैं कि ये पूरी जगह ही पहले नेटिव अमेरिकन लोगों की जगह थी और यहाँ ऐसे लोग रहते थे या फिर नेटिव अमेरिकन की ऐसी ट्राइब रहा करती थी जिसमें शेप शिफ्टर्स थे, मतलब ऐसे लोग जो कि किसी भी जानवर की तरह अपना रूप बना ले सकते हैं और उनका रूप धारण कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये चीज उनकी तरह आवाज भी निकाल सकती है। वो बताते हैं कि ये चीज आज भी इन जगहों पे घूमती है और ये खून की प्यासी है।
इसीलिए आसपास के जितने भी फार्म्स है वहां आए दिन कोई न कोई जानवर मरा हुआ पाया जाता है। अब सच कहूं तो हमें ये समझ नहीं आया कि अंकल हमारे साथ मजाक कर रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं, पर बहरहाल हमने इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि जब हम सबको देखा तो हमें समझ आ गया कि शायद वो मजाक ही कर रहे होंगे। पर अपनी कहानी खत्म करते वक्त उन्होंने हम सबको कहा, ये कोई कहानी नहीं है और मैं आप सभी को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि रात को अपने कैंप्स से बाहर ना निकले और ना ही कोई जंगल में या कैंप साइट के बाहर जाए, और अगर किसी को जाना भी है तो वो अपने साथ किसी न किसी को जरूर लेके जाए। इसके लिए कोई भी अकेला जाने की कोशिश ना करे। मैंने और मेरे कजिन पीटर ने ये सुन के एक दूसरे को देखा और शायद हमारे बीच आंखों में इशारा हो गया कि अब आज रात को बाहर जाएंगे। जब सब एक एक करके सोने जा रहे थे तो पीटर मुझे चुपके से कहता है कि वो 11 बजे मेरा बाहर इंतजार करेगा और हम जंगल में जाएंगे। ज्यादा दूर नहीं, पर जाएंगे जरूर। अब आप समझ ही सकते हैं टीनेजर्स होने का जोश, और उस समय अगर हमें कोई ऐसे कुछ कह दे कि आप ये नहीं कर सकते, तब तो हमें वो चीज करनी ही होती है। बहरहाल मैंने देखा कि रात के लगभग 11 बज गए हैं और मैं चुपके से उठ के अपने टेंट के बाहर आता हूं। मैंने देखा थोड़े आगे पीटर खड़ा हुआ है और वो मुझे इशारे से अपने पास बुलाता है। मैं जब उसके पास पहुंचा तो वो मुझे कहता है कि हम थोड़ी ही जंगल में अंदर जाएंगे, लगभग 10 या 15 मिनट, और फिर वापस। शुरुआत में या फिर जब हमें ये कहानी बताई जा रही थी तब तो जंगल में अकेले जाने का प्लान बहुत एक्साइटिंग लग रहा था, मगर अब जब सभी सो गए हैं और चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है तो मैंने वापस पीटर से पूछा कि क्या हमारा अंदर जाना ठीक होगा या नहीं। उसने हंसते हुए कहा कि कुछ नहीं होने वाला, और हम दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। हम लगभग 5 मिनट चल के अंदर की तरफ गए होंगे कि हमें अपने बाएं तरफ से चलने की आवाज आती है। यह आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई या फिर कुछ हमें फॉलो कर रहा हो। थोड़ा आगे जाने के बाद हम रुक जाते हैं और हमने देखा पेड़ के पीछे से हमें कुछ आवाजें आती है, और हम बस चिल्लाने ही वाले थे कि पीटर के पिता वहां से बाहर निकले और जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हम दोनों कितने डरपोक हैं, और ये कह के उनकी जैसे हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। उन्होंने साथ साथ में हमें यह भी कहा कि जब तुम लोग रात को प्लान बना रहे थे उन्हें यह बात समझ आ गई थी और वो तभी तय करते हैं कि हमारे साथ प्रैंक करेंगे। उन्होंने हमसे एक बात सीरियसली कही कि देखो, भले ही यहां वैसे कोई नेटिव अमेरिकन स्किन वॉकर वगैरह ना हो, मगर जंगली जानवर या सांप बिच्छू तो होंगे ही, और इसीलिए हमें ऐसे जंगल में रात को आना नहीं चाहिए। ये कह के वो हमें कहते हैं कि हम सभी वापस कैंप में जाए और अपने टेंट्स में जाके सो जाए। वो कहते हैं कि जाने से पहले वो एक सिगरेट पीना चाहते हैं ताकि उन्हें कैंप साइट के वहां जाके कुछ पीने की जरूरत ना हो। वो हमें बोले कि हम थोड़ी देर के लिए रुक के फिर जाते हैं। हम रुक गए और अंकल सिगरेट जलाते हैं। हम बस कुछ टॉपिक पे बात कर ही रहे थे कि अचानक हमें फिर से जंगल से कोई आवाज आती है, और हमें लगा कि हो ना हो अंकल किसी और को भी अपने साथ ले आए होंगे और ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। मगर इस बार मैंने उनके चेहरे पे बहुत गंभीर एक्सप्रेशंस देखे। वो मुझे और पीटर को कहते हैं कि हम दोनों दौड़ के कैंप के तरफ चले जाएं, और हम दोनों ने ठीक वैसे ही किया। हम भागते हुए जा ही रहे थे कि हमें अचानक एक जोर की चीख सुनाई देती है। हम दोनों भाग के कैंप में पहुंचे और हमने
सबको उठाया और बताया कि अंकल जंगल में है और ठीक क्या हुआ है। अब सभी बड़े अंदर जंगल में जाते हैं और लगभग आधे घंटे बाद हमने देखा कि वह अंकल को गोद में उठा के यहाँ लेके आए हैं। मेरे पापा ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और सीधा अंकल को गाड़ी में डाल के कहीं ले जाते हैं। हमने रात भर कुछ भी नहीं सुना और कोई भी सोया नहीं, और ठीक सुबह होते ही सभी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और वहां जाके हमें पता चलता है कि अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन पे किसी चीज ने बहुत बुरी तरह हमला कर दिया था और उनकी मौत गाड़ी में ही हॉस्पिटल जाते वक्त हो गई थी। पर सभी को पता था यहाँ ऐसा कोई बड़ा जानवर है ही नहीं, तो उन पे हमला किसने किया होगा। मेरे दूसरे अंकल्स ने जब इस बात को देखा और हमें बहुत दिनों बाद ये बात बताई गई कि मेरे अंकल पे उस रात जिस चीज ने हमला किया था वो एक स्किन वॉकर था। ये पूरा इलाका ही ऐसे जीवों का है और इसीलिए हमें मना किया गया था कि हम बाहर न जाए। आज भी मैं और पीटर इस बात पे अफसोस करते हैं कि काश उस रात हम बाहर ना जाते तो शायद हमारे अंकल आज भी जिंदा होते।